जवाब जानना है कि शांभवी चौधरी को किस बेसिस पे टिकट मिला। क्या अशोक चौधरी की बेटी है इसलिए? पता नहीं, स्पेक्यूलेशन का कोई एंड नहीं होता। रूमर, अफवाह जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसी भी चीज के बारे में उड़ाया जा सकता है। हमारे पिता में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में टिकट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई थी। आपको राजनीति में आना था कि मतलब फोर्सफुली आ गई हैं? नहीं, बचपन से हम तो बोलते ही, हमको कुछ और आता ही नहीं था। पिता को नहीं बोली थी बचपन में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की, जेडीयू के साथ ही लड़ ले? मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि हम अपने आप को किसी दायरे में सीमित रखें। उनका था कि तुम्हारा अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तुमको जो सही लगता है तुम वो करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पे भरोसा इसीलिए जताया क्योंकि वो हमेशा महिलाओं की और युवाओं की प्रतिनिधित्व की बात करते। काफी युवा नेता बिहार में जो कहते हैं युवाओं को आगे करना है, पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बीच में आ जाती है। तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं? जो समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। चिराग पासवान क्या नेगोशिएटर है? 29 सीटें लेके आए हैं, कैसे? ये जनता के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन के तहत 29 सीट मिली है। जनता की ताकत का परिणाम है कि डर था कि नीतीश कुमार के साथ फिर से चिराग पासवान अगेंस्ट खड़े हो गए तो फिर से नीतीश कुमार इतने कम विधायक में सिमटे हुए हैं और घट जाएंगे। 2020 नहीं पर 2024 का परिणाम ज्यादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 5 सीटें मिली और 5 की 5 सीटें उन्होंने गठबंधन को जिता करके दी। 29 सीट से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो पूरा हो पाएगा? सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी चलता है, ऐसे थोड़ी होता है कि आदमी जंप करता है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो रास्ता बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। महिला होके राजनीति करना बिहार में आसान है कि कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं? पॉलिटिक्स में जब एक महिला आती है और वो ये संकल्प लेती है कि हमको राजनीति में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए वो रास्ता बहुत आसान नहीं होता है। जो एक्सपेक्टेशन है ना महिलाओं से, पॉलिटिकल लाइफ को बैलेंस करना, अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, जब कोई पुरुष राजनीति में होते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के नहीं होती है। सौभाग्य से मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई और मेरा जन्म भी एक ऐसे घर में हुआ जहाँ बेटियों को कभी सीमित नहीं किया गया। आप परिवारवाद की राजनीति को कैसे देखती हैं? मेरे को ये कभी नहीं कहा गया कि पॉलिटिक्स तुम्हारे पास एक सिल्वर प्लेट में सर्व होके आएगा। पिताजी से अलग हट के हम एक दल चुने, उस दल में हम मेहनत किए, चुनाव लड़ के हम एक सांसद बने। आपके पिता दूसरे पार्टी से आते हैं, आप दूसरे पार्टी से आती हैं, पिता के ऊपर ऐसे एलिगेशंस प्रशांत किशोर लगाते हैं, क्या उससे आपके करियर में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आता है? हम उनको डिफेंड इसीलिए नहीं करते हैं कि वो मेरे पिता हैं, हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम इसीलिए उनको डिफेंड करते हैं। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा हम तब तक अपने पिता के लिए लड़ेंगे। ये बेटी का फर्ज होता है, ये बेटी का धर्म होता है। राजनीति हो ना हो, बेटी हम हमेशा रहेंगे। इस बार आपका पूरा परिवार कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? इन आरोपों का कोई आधार नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम ना उनके ससुर पे जा रहे हैं, ना उनके सास पे जा रहे हैं, हम ट्रस्ट पे जा रहे हैं। बहुत पर्सनल अटैक भी किया गया जिस तरीके से, उसमें उन्होंने एक लाइन भी, अब आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट कई तरह की चीजें उन्होंने बोली जो दिखाता था कि ये किसी भी तरीके से एक राजनीतिक विरोध नहीं है। प्रशांत किशोर की राजनीति को कैसे देखती है? विधानसभा चुनाव के बाद और क्लियर हो जाएगा कि जनता उनको किस तरीके से देखती है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि ऑफिशियली घूस दे रहे हैं आप लोग। महिलाओं को सिर्फ ये कह देना कि आपको इतनी राशि मिलेगी, जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा, हमको नहीं लगता कि किसी भी हाल में राजद के साथ महिलाएं कभी भी जा सकती हैं, क्योंकि उनको वो याद है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय किया गया था राजद की सरकार में। कैसी हैं शांभवी जी? बस सब आप लोग का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, अभी तक तो सब अच्छा है। एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डन हो गया। चिराग पासवान क्या नेगोशिएटर है? ना माने, कहा जा रहा था कि 20 से 22 सीटों पे रुक जाएंगे, चिराग को इतनी ही सीटें मिलेंगी, 29 सीटें लेके आए हैं, कैसे? आई थिंक ये जो जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार उनके साथ है, ये उसी का नतीजा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को बार बार एक कैटेगरी में सीमित करने का प्रयास किया जाता है, पर जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को पुनर्स्थापित किए, जिस तरीके से वो नए सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद लोकप्रिय होते गए, सभी वर्गों के मतलब जितने लोग हैं, हर वर्ग के हों, वो हर जाति के हों, हर धर्म के हों,
उन सबको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी में एक आस नज़र आया है और ये उसी का नतीजा है, ये जनता के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन के तहत 29 सीट मिली है। जनता की ताकत का परिणाम है कि 2020 के चुनाव का जो नतीजा था उसका परिणाम है कि डर था कि नीतीश कुमार के साथ फिर से चिराग पासवान अगेंस्ट खड़े हो गए तो फिर से नीतीश कुमार इतने कम विधायक में सिमटे हुए हैं और घट जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ये बहुत एक हमको लगता है एक लिमिटेड एंगल है इस नेगोशिएशन को देखने का। ये 2020 नहीं पर 2024 का परिणाम ज़्यादा है। 2024 में हमारी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जो 100% स्ट्राइक रेट से जीती थी, जहाँ पे एक सांसद थे लोक जनशक्ति पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 5 सीटें मिली और 5 की 5 सीटें उन्होंने गठबंधन को जिता करके दी, गठबंधन को और मजबूत किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो पोजीशन है उसको और मजबूत किया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा का हम लोग चुनाव लड़े उसी तरीके से विधानसभा का चुनाव भी हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से लड़े और जीते। और ऐसे में गठबंधन को भी लोक जनशक्ति पार्टी पे पूरा भरोसा है कि ये पार्टी 100% स्ट्राइक रेट ला सकती है। विधानसभा में भी क्यों नहीं? तो विधानसभा में 29 सीटों की ही सिर्फ डील फाइनल हुई है या फिर राज्यसभा में कोई सीट भी फाइनल हुआ है? ये समय रहते हमको लगता है कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो आपको बता देंगे। जब प्रेस वार्ता होगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे सीट नेगोशिएशन हुआ, क्या हुआ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समय रहते क्लियर कर देंगे। हड़बड़ी किस बात की है, अभी बहुत लंबा समय है। तो आपकी पार्टी का विजन क्या है? अब चिराग पासवान को सीएम का फेस बनाना है क्योंकि अब नीतीश कुमार भी अब स्वास्थ्य से ही देखे तो उनका एज भी बहुत हो गया है, तो क्या अच्छा आप ही हमको बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा संगठन है या कौन ऐसे कार्यकर्ता हैं या पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जो अपने पार्टी के लीडर को सर्वोच्च स्थान पर नहीं देखना चाहते? आप बोल दीजिए कि ये एक पार्टी है जो अपने लीडर को सबसे आगे नहीं देखना चाहती। वो एनडीए ही नहीं, आप महागठबंधन की भी बात ले लो। कौन आज महागठबंधन में किस चीज़ की लड़ाई चल रही है कि मेरा नहीं था सीएम बने। लेकिन एनडीए गठबंधन में हम लोग सबसे पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी प्राथमिकता देश का हित सबसे पहले है, फिर आपके प्रदेश का हित सबसे पहले है, फिर आपके गठबंधन का हित सबसे पहले, फिर आपके दल का हित सबसे पहले, और उसके बाद अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा बच गई तब वो महत्वाकांक्षा पर्सनल जो आपका एस्पिरेशन है वो आता है। पर सबसे पहले अगर हम बात करें आपके करियर की बात करें या अगर हम आपका प्रोफेशनल लाइफ भी देखें तो कहीं ना कहीं 2 बातें आती है। एक होता है कि अशोक चौधरी की बेटी है, एक होता है आपको भी पता है कि एक बड़े फैमिली की बहू है। आपको जो टिकट मिला है आज तक क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि प्रशांत किशोर भी सवाल उठाते रहे। उन्होंने बोला कि मैंने सुना था, तो इसका जवाब जानना है कि शांभवी चौधरी को किस बेसिस पे टिकट मिला? क्या अशोक चौधरी की बेटी है इसलिए या नहीं? हम हमेशा से कहते आए हैं, पता नहीं स्पेक्यूलेशन का कोई एंड नहीं होता। रूमर, अफवाह जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसी भी चीज़ के बारे में उड़ाया जा सकता है। हम हमेशा से यही कहें कि हमारे पिता में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में मेरे टिकट मिलने के पहले कभी कोई बात ही नहीं हुई थी। मतलब टिकट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई थी, ना ही मेरे ससुर जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टिकट को लेके, क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे वो भी बहुत मतलब डिग्निटी और डिग्निफाइड लाइफ वो हमेशा अपना लीड किए हैं और वो अपने आप को राजनीति से दूर ही रखते थे। पर जब ये बात हुआ कि नहीं हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरे पति जो सायन कुणाल है उनका रिश्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमेशा से अच्छा रहा है। इस बात का परिणाम है सोशल मीडिया पे 2021 की, 22 की, 23 की, हर साल की चिराग पासवान जी के साथ मेरे पति की तस्वीर भी है। जब पार्टी भी टूट गई थी, जब चिराग पासवान जी को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा था, तब भी मेरे पति उनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे और आज भी खड़े। लेकिन जब ये बात हुआ फाइनल कि हाँ लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उस समय हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पे भरोसा इसीलिए जताया क्योंकि वो हमेशा महिलाओं की और युवाओं की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। आपको राजनीति में आना था कि मतलब फोर्सफुली आ गई हैं? नहीं, बचपन से हम तो बोलते ही हमको कुछ और आता ही नहीं था। तो पिता को नहीं बोली थी बचपन में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की, जेडीयू के साथ ही लड़ ले? आप तो यंग थी, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा साउंड करती हैं, तो पहले मन नहीं हुआ कि पापा नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़वा दीजिए? अशोक चौधरी बहुत क्लोज भी है नीतीश कुमार के। नहीं, हम लोग ऑब्वियसली मेरा चुनाव लड़ने का मन था, ये परिवार में सबको पता था,
पर मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि हम अपने आप को किसी दायरे में सीमित रखें। उनका था कि तुम्हारा अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तुम्हारा अपना रास्ता है, तुम्हारा अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है और तुमको जो सही लगता है तुम वो करो। और उस टाइम पे हमको था कि नहीं, हमको किसी ऐसे लीडर के साथ अपने आप को जोड़ना है जो यंग हो, जो यंग एस्पिरेशंस के लिए काम करें, जो बिहार राज्य के लिए गंभीरता से बात करें। और इसीलिए उस समय हमको ऐसा लगा कि एक महिला और युवा होने के नाते अगर कोई एक ऐसे युवा नेता है जो सही में युवाओं को मौका दे सकते हैं, ऐसे तो काफ़ी युवा नेता बिहार में जो कहते हैं युवाओं को आगे करना है, पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बीच में आ जाती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं? हम किसी का नाम नहीं लिए, जो समझदार है समझदार को इशारा काफ़ी है। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी युवाओं को मौका देते हैं, युवाओं को आगे करते हैं और फिर हमने उनके साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है उसको आगे ले जाने के लिए सोचा और उनकी पार्टी ज्वाइन की। तो शांभवी जी, आप परिवारवाद की राजनीति को कैसे देखती हैं? परिवारवाद की राजनीति, अगर हम अपनी बात करें तो हम ये समझते हैं कि हमने अपना पढ़ाई पूरा किया, हमको मेरा पॉलिटिकल एस्पिरेशंस था, पर मेरे को ये कभी नहीं कहा गया कि पॉलिटिक्स तुम्हारे पास एक सिल्वर प्लेट में सर्व होके आएगा। अपने पिताजी से अलग हट के हम एक दल चुने, उस दल में हम मेहनत किए, संगठन में मेहनत किए, अपने लीडर के साथ मेहनत किए। क्वालिफिकेशन मेरे पास है। लोग कहते हैं कि क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स में होना बहुत ज़रूरी है। हम अपना पढ़ाई पूरा किए, वो अंडर ग्रेजुएशन हो, वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो। हम एक संस्थान के साथ काम कर रहे थे, हम शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे थे। जब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले तब हम एक अलग प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे थे, उस प्रोफेशन को हम परसू कर रहे थे और चुनाव लड़ के हम एक सांसद बने। ये जनता का निर्णय था। जब हम चुनाव के मैदान में उतरे, हमने जनता से अपील की कि हम सांसद आपका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे में वो क्षमता है तब आप चुनिए। और समस्तीपुर की जनता ने हमको अपार आशीर्वाद और अपार समर्थन दिया। हमको लोग कहते हैं कि हम समस्तीपुर की बेटी हैं। अच्छा, महिला होके राजनीति करना बिहार में आसान है कि कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं? नहीं, आती है। आती है क्या? किसी भी महिला के लिए, वो किसी भी दल से हो, वो किसी भी पार्टी से हो, महिला की का जो एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेंस में नहीं दिक्कत है, पर जो एक्सपेक्टेशन है ना महिलाओं से कि एक पॉलिटिकल लाइफ को बैलेंस करना, अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। जब कोई पुरुष राजनीति में होते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के नहीं होती है, पर जब महिलाएं राजनीति में आती हैं, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो मेरे लिए भी ऐसे कई लोग थे जो सवाल पूछते थे कि तुम अपना घर कैसे संभालोगी, तुम अगर पब्लिक लाइफ में रहोगी तो आगे तुम्हारा जो एक फीमेल का जो रोल होता है सोसाइटी में वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना। आप लोग के साथ भी होता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो जर्नलिज्म है वो भी एक पब्लिक लाइफ की, मतलब लोग कहते हैं कि अरे करियर ही रखना है तो टीचर या बैंक में क्यों नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो लेकिन सौभाग्य से मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई और मेरा जन्म भी एक ऐसे घर में हुआ जहाँ बेटियों को कभी सीमित नहीं किया गया। हम लोग 3 बहन थे, मेरे पिताजी हो, मेरे ससुर जी हो, मेरी माँ हो, मेरी सासू माँ हो। सब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि नहीं, तुम्हारा एक अपना आइडेंटिटी होना चाहिए, तुम्हारा अपना करियर का ग्रोथ होना चाहिए। पर हाँ, पॉलिटिक्स में जब एक महिला आती है और वो ये संकल्प लेती है कि हमको राजनीति में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए वो रास्ता बहुत आसान नहीं होता है। धीरे धीरे अब तो हम लोग। शांभवी जी, एक सवाल है, क्या 29 सीट जो मिली है लोजपा को, उस 29 सीट से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो पूरा हो पाएगा? जो चिराग पासवान हमेशा से कहते हैं कि वो उनके पिताजी का सपना था, वो पूरा करेंगे, क्या 29 सीट में हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। धीरे धीरे करके ही होता है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी चलता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आदमी जंप करता है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो रास्ता बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। शांभवी जी, मेरा सवाल है, जैसे चुनाव आ रहा है, प्रशांत किशोर काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं अशोक चौधरी को, और कहीं ना कहीं आप एज अ डॉटर उनको डिफेंड भी करती हैं और सामने भी आती हैं। कहीं ना कहीं मतलब ये आपका नुकसान नहीं हो रहा है? मतलब आपके पिता दूसरे पार्टी से आते हैं, आप दूसरे पार्टी से आती हैं, पिता के ऊपर ऐसे अगर जो एलिगेशंस प्रशांत किशोर लगाते हैं, क्या उससे आपके करियर में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आता है? सबसे पहले तो हम उनको डिफेंड
इसीलिए नहीं करते हैं कि वो मेरे पिता हैं, हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम इसीलिए उनको डिफेंड करते हैं। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज तक हमने कभी भी किसी भी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं किया है। और जहाँ तक रही बात कि हम ऐसा सोचते हो कि मेरे पे वो रिफ्लेक्ट करता है, तो हम जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा हम तब तक अपने पिता के लिए लड़ेंगे। ये बेटी का फर्ज होता है, ये बेटी का धर्म होता है। अगर आज हम इस मंच पे खड़े हैं वो अपने पिता के वजह से खड़े हैं, और जब तक रहेंगे, राजनीति हो ना हो, बेटी हम हमेशा रहेंगे। श्याम भाभी, आपने स्टार्टिंग में भी डिफेंड किया था और आप अगेंस्ट बोली थी, लेकिन इस बार आपका पूरा परिवार कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन आरोप का कोई आधार हो। हम लोग पहले भी कहें, हम आज भी कहें कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ दीजिए, पर कोई प्रूफ भी नहीं है। और जिस तरीके से हम और मेरे जो पिताजी हैं वो राजनीति में आए, ये एक थॉट के साथ आए कि हाँ अब हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, स्क्रूटनी होगी। लेकिन जिस तरीके से मेरी सासू माँ को, मेरे ससुर जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, उनका एक अलग लाइफ है, बिल्कुल उनका एक अलग लाइफ है, वो अलग काम करते हैं, वो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम ना उनके ससुर पे जा रहे हैं ना उनके सास पे जा रहे हैं, हम ट्रस्ट पे जा रहे हैं। तो अगर आप ससुर और सास पे नहीं जा रहे तो आप नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट उनके ही एग्जैक्टली माई पॉइंट। हम तो यही कह रहे हैं ना कि जब पहले हमने ये कहा था तो सब लोग कहे कि नहीं नहीं आपके सास ससुर पे नहीं बोला गया, बट फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया गया, बकायदा नाम लिया गया, और बहुत पर्सनल अटैक भी किया गया। जिस तरीके से उसमें उन्होंने एक लाइन पे, अब आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट कई तरह की चीज़ें उन्होंने बोली जो दिखाता था कि ये किसी भी तरीके से एक राजनीतिक विरोध नहीं है, ये एक पर्सनल लेवल पे अटैक किया जा रहा है। आप इनकी राजनीति को कैसे देखती है? प्रशांत किशोर की राजनीति को कैसे देखती हैं? वो अभी पता चल जाएगा विधानसभा चुनाव के बाद। क्या लग रहा है नुकसान करेंगे? क्योंकि एनडीए के पीछे तो हाथ धो के पड़े हैं, जिसको भी खोल रहे हैं सब एनडीए के ही नेता हैं। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ा सकते हैं। इसमें तो ये तो हम लोग का संविधान का अधिकार है। अब ये विधानसभा चुनाव के बाद और क्लियर हो जाएगा कि जनता उनको किस तरीके से देखती है या बाकी नेता उनको किस तरीके से देखते हैं। जैसे चिराग पासवान से मैंने सवाल किया था प्रशांत किशोर को लेकर, तो बोले हमारे मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता स्टूपिड नहीं है, उनको वोट नहीं देगी जिस पे डाउट हो कि अभी नया नया पार्टी है, मतलब वोट खराब नहीं करेगी। आप कैसे देखते हैं? क्या वोट कटवा तक ही प्रशांत किशोर रह जाएंगे कि कहीं नुकसान पहुंचाएंगे? जैसे पिछले बार 2020 में चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाए थे, तो क्या इस बार प्रशांत किशोर एनडीए का नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, हमको नहीं लगता, क्योंकि हम लोग के उपचुनाव भी हो चुके हैं और उसमें कोई खास इम्पैक्ट उनकी पार्टी का नहीं दिखा, और बहुत मजबूती के साथ एनडीए ही बाई इलेक्शन उपचुनाव जीते। ये तो एक ट्रेंड हो या फिर जो बातें पब्लिक सर्कल्स में हो रही हो उसके आधार पे हम नहीं कह रहे, हम तो रिजल्ट के आधार पे कह रहे कि उपचुनाव भी हुए थे 4 सीट पे, तो उस 4 सीट का जो नतीजा था उसमें तो कभी कहीं नहीं दिखा कि जनसुराज का कोई खास इम्पैक्ट है। तो सांभवी जी, बिहार में अभी महिला सशक्तिकरण और युवा नौकरियों की जो मुद्दा है वो पूरी गरमाई हुई है, तो एक युवा सांसद होने के नाते आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, युवाओं का रोजगार हो या महिला सशक्तिकरण हो, ये ज़रूर एनडीए के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनका ये विजन है कि महिला सशक्त हो, महिला मजबूत हो, महिला नेतृत्व। जैसे हम लोग हमेशा नारी विकास की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी नेतृत्व की बात करते हैं, और नारी नेतृत्व को स्थापित करने के लिए बिहार में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र हो या वो शहरी क्षेत्र हो। आप साइकिल योजना ले लीजिए, आप पोशाक योजना ले लीजिए, जो बच्चियों को पहले घर का चौखट नहीं लांघने दिया जाता था, उनको विद्यालय में उनका एनरोलमेंट बढ़े, उसके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना लाए। वो नारियों को लीड करने का मौका मिले, नेतृत्व अपना बिल्ड करने का मौका मिले, इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उनको आरक्षण मिला। जो महिलाएं पहले अपने घर में सीमित हो जाती थी, आज वो घर नहीं अपने पंचायत को लीड कर रही हैं, अपने वार्ड को लीड कर रही हैं।
जो बेटियां जिनको कहते थे कि नहीं आप बस टीचर बनो या नहीं आप बस प्रोफेसर बन जाओ, जो नॉर्मल विमेन जॉब्स लोग मानते थे, कंसिडर करते थे, आज वहाँ पे सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए आरक्षित करके आज कितनी अच्छी लगती है। हर बिहार में नुक्कड़ चौराहे पे आपको महिलाएं यूनिफॉर्म में दिखती हैं। उसके बाद आज जब महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हो गया है, आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका दीदी जैसे समूह चलाए गए, उससे उनको मजबूत किया गया। कुकिंग जो एक बेसिक स्किल है उसको एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें लाने के लिए दीदी की रसोई की स्थापना की गई। तो सिर्फ ये कहना कि नहीं महिलाओं को राशि दे के प्रोत्साहित कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उनका इसी पे सवाल होलिस्टिक है, जैसे आप लोग को तेजस्वी यादव बोलते हैं कि ऑफिशियली घूस दे रहे हैं आप लोग। जब चुनाव आया तो एक के बाद एक पिटारा आप लोग खोल रहे हैं, पहले आप लोग को ध्यान नहीं आया था। अभी नीतीश कुमार 10,000 रुपए दे रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि माई बहन योजना में तो 2,500 रुपए तो आपको बैठे बैठा ही मिलना है, हर महिला को मिलेगा। तो ज्यादा उस तरफ नहीं जाएंगी महिला? नहीं, तो आप देखिए महिलाओं को सिर्फ ये कह देना कि आपको इतनी राशि मिलेगी, जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा, हमको नहीं लगता है कि महिला वो चीज़ खोज रही है। महिला सुरक्षा खोज रही है, महिला सामान्य अधिकार खोज रही है। महिलाएं चाह रही हैं कि हम लोग के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहाँ पे हम लोग भी अपने जो रोजगार के अवसर हैं उस तक बिना किसी बेड़ी बंधन के हम लोग उस अवसर तक पहुँच पाए। और हमको नहीं लगता कि किसी भी हाल में राजद के साथ महिलाएं कभी भी जा सकती हैं, क्योंकि उनको वो याद है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय किया गया था राजद की सरकार में। और आज जब महिला अपने आगे चल के अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, अपने सपनों को जी रही हैं, जब उनकी बेटियां बहुएं आज आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ये लग रहा है कि नहीं, बात पैसे की कभी थी ही नहीं, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, बात उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की थी। और ये अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार अभी है। तेजस्वी यादव एक और योजना लेके आए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी। तो ये इस पे क्या कहिएगा? आप लोग नहीं दे पाए, अब तेजस्वी यादव देने का बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी। मेरे पास सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम। मतलब कहना चाहने कि जो अभी जॉबवा देंगे उसमें भी जमीनवा ले लेंगे। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बस लैंड फॉर जॉब स्कैम बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव से हम एक वीडियो देखे थे आपका, तेजस्वी यादव आप लोग मिल रहे थे, तो आप लोग दोस्त तो हैं ना जी? नहीं, हम लोग का कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। राजनीति कभी भी, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि राजनीति कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और उसको वैसे ही लड़ना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमको तेजस्वी यादव जी के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट नहीं है या फिर वो हमसे बड़े हैं। हम उनको हमेशा तेजस्वी भैया बोलते हैं जब अभी हम उनको कहीं पे अगर हम मिलते हैं तो, या वो अगर हम रोहिणी आचार्य जी की भी बात करते हैं तो हम रोहिणी दीदी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का कोई पर्सनल लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है और ये विचारधारा की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पर मेरे दिल में अपने बड़ों के लिए मान और सम्मान कम हो जाए, ये कभी भी, ये हम लोग का संस्कार नहीं है। अच्छा, अगला सीएम कौन? जैसे इस बार तो नीतीश कुमार 5 साल है, आपसे हम बिल्कुल जेन्युइन जानना चाहते हैं, वो वाला मत करिएगा जो सब लोग करते हैं। अगले 5 साल में क्या चिराग पासवान को एज अ सीएम हम लोग कैंडिडेट देख सकते हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने मेरे साथ इंटरव्यू में बोला है इस चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं। हम भी अभी यही बोलने वाले थे कि ये चुनाव तो पहले हम लोग अभी खत्म कर ले, अभी हम लोग पीक इलेक्शन में हैं और अब हम लोग पूरी तरीके से मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पुनः एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो कैसे चेंज होता है, क्या होता है, ये तो अब धीरे धीरे समय ही बताएगा। शाम अभी जितनी भी पार्टी है ना, सबका मुद्दा एक ही है, मतलब मिला जुला है, पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार। सारे पार्टी अगर एक ही बात करेंगे, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि सब लोग कॉपी कर रहा है उनका, क्योंकि पलायन का बात वो लेके आए। उनका कहना है कि इस बार जो जनता आएगी छठ दिवाली में वो घर नहीं जाएगी, जन स्वराज की सरकार बनाएगी और यही रहेगी, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, समय बहुत बलवान होता है और समय समय की बात है, कुछ समय में उनको भी रियलिटी पता चल जाएगा और हम लोग को भी पता चल जाएगा। मतलब अगर पलायन बिहार का मुद्दा है, पलायन के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। अगर रिवर्स माइग्रेशन आज बिहार में हो रहा है, लोग बिहार में रह रहे हैं, बिहार वापस आना चाह रहे हैं और बिहार में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल रहा है तो वो एनडीए की सरकार ने सुनिश्चित किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर ये है कि हाँ, हम लोग के राज्य में और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे युवाओं को मिले, रोज़गार स्वरोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो ये चीज़ अगर कोई कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार है। क्योंकि इतने साल से ये सुनिश्चित करने वाले भी तो
हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। आज अगर बिहार एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, विकासशील बिहार को विकसित बिहार तक अगर कोई लेके जा रहा है, तो वो एनडीए की सरकार है। और जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ रोड, सड़क और पुल पुलिया की नहीं बात करते हैं, हम लोग पर कैपिटा इनकम की भी बात करते हैं, हम लोग बजट की भी बात करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात करते हैं, हम लोग जो तमाम एजुकेशन हेल्थ इंडेक्स है हम लोग उसकी भी बात करते हैं। तो हर जब इंडिकेटर बिहार राज्य का डेवलपमेंट दिखा रहा है, तो ये अब कह देना कि नहीं अब ये सरकार सक्षम नहीं है, ये तो गलत है ना। एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। चिराग पासवान बिहार सीएम की केंद्रीय मंत्री, कोई एक चूज करना है, कुछ नहीं बोलना है बस। अभी वो हमारे केंद्र मंत्री हैं और हमको लगता है कि वो अभी केंद्र मंत्री रहेंगे, तो केंद्र मंत्री। नीतीश कुमार को कैसे देखती हैं, एक शब्द में बताना है। विजनरी। चिराग पासवान। लीडर। तेजस्वी यादव। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। प्रशांत किशोर। नो कमेंट्स। अच्छा, बिहार के सबसे ओवररेटेड, आई डोंट थिंक कि उनको इतने वो रेलेवेंट हैं जितना मीडिया उनको बात ही नहीं रेलेवेंट करना है। नहीं, मेरे को लगता है कि इतने रेलेवेंट वो नहीं है जितना मीडिया उनको बना दे रही है। बिहार का सबसे ओवररेटेड नेता कौन लगता है आपको? नाम तो लेना पड़ेगा। देखिए, हम अभी बिहार की राजनीति में बहुत छोटे हैं, क्यों मेरे दुश्मन नहीं, आप तैयार लेकिन आप करना चाह सांसद रही हैं हैं? भाई। नहीं ठीक है, सब अपने कैपेसिटी में सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक नेता जो अच्छा है पर गलत पार्टी में है, वो तो बोल ही दीजिए। अब नेता अच्छा है लेकिन गलत पार्टी में है। तेज प्रताप यादव जी, अब उनको एनडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए। तेज प्रताप को एनडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब संभवी तो कर चौधरी लेना ऑफर चाहिए। दे रही है भाई, तेज प्रताप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, अलग से पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे रीसेंट डेवलपमेंट वही है। तो तेज प्रताप से कुछ होगा, मतलब लग रहा है कि इस चुनाव में कुछ नुकसान करेंगे। देखिए, किसी की भी कैपेसिटी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मतलब नुकसान तो राजद का ही होगा फिर, इसलिए आप लोग चाह रही है नहीं तेज प्रताप आगे आए और अपने भाई का ही वोट वाट नहीं, हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबको उनका अधिकार है। अच्छा, हम सुने हैं कि चिराग पासवान बहुत एरोगेंस है। अगर हम बात करें पशुपति पारस की बात करें या उनके दल के लोगों की बात करें, उनका कहना है कि चिराग बहुत एरोगेंस है और पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। जो वो बयान देते हैं या जो डिसीजन लेते हैं वो सबको सुनना होता है। आप कैसे देखती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही पेशेंस के साथ सबकी बातों को सुनते हैं। अभी भी जब हम लोग बिहार चुनाव में हैं तो लगातार हम लोग से मिलना, बात करना, मीटिंग करना, फ़ोन पे बात करना, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी बातों को सुना जाए। पर्सनली वो ये चीज़ को देखते हैं कि सबसे वो मिलते जुलते रहें। जब भी हम लोग से मिलेंगे तो हमेशा जानेंगे कि हम लोग के जो लोकसभा का क्षेत्र है उसमें क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय मांगा और समय नहीं मिला। जहाँ तक रही बात पशुपति पारस जी की, तो हम लोग सब जानते हैं कि उनका एक राइवलरी, फैमिली राइवलरी उनका चल रहा है। तो ऐसे में जब आप जानते हैं कि किसी का किसी से लड़ाई है, तो वो थोड़ी बोल देंगे कि ये इंसान अच्छा है। मतलब ये तो बेसिक है ना, मतलब लड़ाई की तो वजह से। ज़रूरी, हाँ। तो वो पशुपति पारस जी ऐसे ही भ्रमित करने का प्रयास करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सरल और बहुत ही साफ इंसान है, उनका दिल बहुत साफ है और इमोशनली बहुत वेल बैलेंस्ड है। अच्छा, एक सवाल है, आप सांसद हैं और शिक्षा आपको पता है बिहार में कैसा लेवल है, और जिसके पास पैसा भी है शांभवी, वो बाहर जाके प्रेफर करते हैं, वो पटना में प्रेफर नहीं करते। जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं दिल्ली, मुंबई या कहीं और पढ़ाई करने का, और जो गाँव के लोग हैं वो लोग पटना को विदेश की तरह देखते हैं। तो ये कब ठीक होगा? क्योंकि अब 15 साल भाई सरकार, आई थिंक बहुत अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बिहार में काफ़ी कुछ शिक्षा के माध्यम से हो रहा है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आप अब स्पोर्ट्स की भी बात करें, जहाँ पे लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहाँ पे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, बियॉन्ड इमेजिनेशन इतना सुंदर वो बन के निकला है। मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, अभी भी वहाँ पे जो वहाँ की एकेडमिक्स है वो अनमैच्ड है और आने वाले समय में इस स्थिति को और बेहतर किया जाएगा। तो संभवी जी, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य को भी मुद्दा बनाते हैं। स्वास्थ्य को भी लेकर काफ़ी विपक्ष हमला बन रहा है और बीते दिनों में कई ऐसे मुद्दे भी उठे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? नहीं, देखिए, विरोधी खेमा जो है वो हमेशा कभी कुछ ना कुछ वो कहते रहेंगे। जब कि आज ये खराब हो गया, आज ये खराब है, अभी ये समस्या है। पर जितनी भी
अगर कोई शिक्षा का हो, कोई स्वास्थ्य का हो, कोई भी ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे कोई कमी दिखती है तो उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जनता को ये नहीं कहा जाता है कि अब यही है, अब आप इससे एडजस्ट करिए। वो अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उस क्रिटिसिज्म पे काम भी हो रहा है। आज आप पीएमसीएच देखिए, आज आप एम्स देखिए, आप मेदांता जैसे अस्पताल देखिए जो प्राइवेट में भी चल रहे हैं। डॉक्टर्स जो आज इंडिपेंडेंट होके कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग सबको पता है कि डॉक्टर्स की स्थिति क्या थी 2005 के पहले, और आज यही डॉक्टर्स जो बिहार छोड़ के चले गए शांभवी जी, वापस आप लोग आके जंगल राज का डर दिखा दिखा के अभी तक वोटें लेते रहिएगा, मतलब जंगल राज का डर नहीं है, वो सच है। हाँ, लेकिन वो लालू जी के राज वो में था। सच है, वो डर नहीं है। लेकिन शांभवी जी अब तो तेजस्वी बोलते हैं कि वो पुराना बात है, अब हम आएंगे तो हम अलग विजन लेके आएंगे। हमने इंग्लिश में कहते हैं द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। जो सेब है वो पेड़ से कहीं और किसी के मैदान में नहीं गिरता, वहीं गिरता है। काफी था इतना बोलना। शुक्रिया, थैंक यू शांभवी जी। थैंक यू।